दोस्तों माजरत कल आपको 2 एपिसोड का कहा था मगर तबीयत खराब की वजह से अपलोड न कर सका। आज वाली एपिसोड स्पेशल है, आखिर तक लाजमी देखो और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए सपोर्ट होता है, इसमें कंजूसी न किया करो, शुक्रिया। चलते हैं आज की मजेदार एपिसोड की तरफ। तकरीबन 9 बजे का वक्त था। बाजार में बड़ी चहल पहल थी। हम रेस्तोरां से निकलकर तकरीबन 50 गज आगे सम्राट सुपर स्टोर के सामने रुक गए और शो विंडो में रखी हुई चीजें देखने लगे। रेस्तोरां से निकलने के बाद मैंने सिर्फ एक मर्तबा पीछे मोड़कर देखा था। उस वक्त अंजलि को इस काले भूत के साथ रेस्तोरां से निकलते हुए देखा था। वो भी हमारे पीछे आ रही थी। मैं शो विंडो में रखी हुई चीजों की तरफ देखते हुए पूजा से बातें कर रहा था। अंजलि इस काले भूत के साथ हमारे करीब रुक गई। वो पूजा के साथ लगी खड़ी शो विंडो की तरफ इशारा करते हुए अपने साथी से कुछ कह रही थी। वो सामने बैठी हुई थी। मैंने आंख से इशारा किया, लेकिन अब खुले आम अंजलि से आमन्ना सामना मुनासिब नहीं था। मुमकिन है करिश्मा ने जाते जाते किसी को हमारी निगरानी के लिए कह दिया हो। मैं नहीं चाहता था कि अंजलि उनकी नजरों में आ जाए। मैंने देवी को हाथ के इशारे से करीब बुलाकर बिल लाने को कहा तो उसने कहा कि बिल तो मैडम ने जाते जाते अदा कर दिया था। मुझे मालूम था, मैंने करिश्मा को काउंटर पर बिल की अदायगी करते हुए देखा था, अलबत्ता वेट्रेस से तो मैंने इखलाकना इनकार कर दिया था। अंजलि की मेज के करीब से गुजरते हुए मैंने सरसरी निगाहों से इसकी तरफ देखा था। पूजा भी अजनबी बनकर उसके करीब से गुजर गई और फिर वो दोनों यहां से आगे निकल गए। 2 मिनट बाद पूजा भी मेरा हाथ पकड़कर आगे चल पड़ी। उसने कागज की एक गोली अपने हाथ से मेरे हाथ में मुंतकिल कर दी थी। कागज की ये गोली अंजलि ने इस वक्त पूजा के हाथ में थमा दी थी जब वो उसके साथ जड़कर खड़ी थी। मैं एक जगह रुककर मोहतात निगाहों से उधर उधर देखने लगा। मुझे कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आया जिस पर कोई शुबा किया जा सकता हो। मैंने गोली की तरह मोड़े हुए इस कागज को खोल लिया। कागज पर सेलुलर फोन नंबर और उसके नीचे 3 नाम लिखे हुए थे, करिश्मा, निरंजन और रतन, जिसका मतलब था कि इस कॉटेज में मनी लाल और करिश्मा के अलावा सिर्फ यही 3 आदमी थे। मैं एक बार फिर उधर उधर देखने लगा। टेलीफोन बूथ उधर है, पूजा ने मेरा मतलब समझते हुए कहा। हम चंद गज आगे एक पब्लिक टेलीफोन के करीब आ गए। बूथ में पहले ही से एक आदमी मौजूद था। मुझे 2-3 मिनट इंतजार करना पड़ा। फिर जैसे ही वो बाहर निकला, मैं बूथ में घुस गया। पूजा भी मेरे साथ अंदर घुस आई थी। बूथ में जगह कम होने की वजह से वो मेरे साथ जड़कर खड़ी हो गई और अपना हाथ आगे बढ़ाकर मेरे जिस्म को दबाने लगी। मैंने एक नज़र पूजा को देखा और फिर फोन का रिसीवर उठाकर सलाट में मतलूबा सके डाले और नंबर मिलाने लगा। राब्ता तकरीबन 40 सेकंड बाद कायम हो सका था। दूसरी तरफ से कॉल रिसीव करने वाले की आवाज खासी भारी थी। हेलो, कौन बोल रहा है? मैंने पूछा। तुम्हें किससे बात करनी है? उसका लहजा बड़ा खुरदरा था। मनी लाल से बात करो, मैंने भी करख्त लहजे में कहा। मैं जयपुर से बोल रहा हूं, चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटरी राघव बोल रहा हूं। 1 मिनट होल्ड कर लीजिए महाराज, मैं अभी महादेव को फोन देता हूं। दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा एकदम बदल गया था और फिर 1 मिनट से पहले ही मनी लाल की फुनकारती हुई सी आवाज मेरे कानों से टकराई। कौन हो तुम? क्या नाम बताया था तुमने? हाँ राघव, मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता। चीफ मिनिस्टर हाउस में इस नाम का कोई आदमी नहीं है। तुम कौन हो? तुम्हारा गुरु, मैंने पर सुकून लहजे में जवाब दिया। क्या समझते हो? कौन हो तुम? मनी लाल गरा। बकवास नहीं, ठीक कह रहा हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं मनी लाल, मैंने जवाब दिया। तुम्हारे आदमी पागल कुत्तों की तरह पूरे शहर में मुझे तलाश करते फिर रहे हैं मगर मेरा सुराग नहीं लगा सके और मैंने तुम्हारा पता चला लिया है। और हकीकत यह है कि तुम किसी भी वक्त मेरी निगाहों से ओझल नहीं होते। बकवास करते हो तुम, मनी लाल चीखा। तुम्हें क्या मेरी सच्चाई का यह सबूत काफी नहीं है कि मैं इस वक्त तुम्हारे सेलुलर फोन पर तुमसे बात कर रहा हूं? मैंने कहा। तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं मनी लाल, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। 2 घंटों के बाद तुम्हें जमीन भी पना देने से इनकार कर देगी। मनी लाल बीच बीच में कुछ कह रहा था, लेकिन मैंने फोन बंद कर दिया और पूजा की तरफ इशारा किया जो मेरा जिस्म दबा रही थी और बूथ से बाहर आ गया।
क्या इसे फोन करके तुमने गलती नहीं की? पूजा ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। 2 घंटे तो बहुत है। वो 1 घंटे से पहले ही वहां से भाग निकलेगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उस वक्त वो पागलों की तरह अपने बाल नोच रहा होगा, मगर नहीं, इसके सर पर तो बाल ही नहीं है, जैसे शायद अपनी बूटियां नोच रहा होगा। मैं इस पर हाथ डालने से पहले इसे वाकई पागल कर देना चाहता हूं। अब क्या प्रोग्राम है? पूजा ने पूछा। थोड़ा घूमेंगे, फिर किसी अच्छे से रेस्तोरां में बैठकर खाना खाएंगे। तुम मेरे साथ घूमते हुए कितना अच्छा लग रही हो। देखो, लोग किस तरह ललचाई हुई नजरों से तुम्हें देख रहे हैं। कुछ लोग मेरी किस्मत पर रश्क कर रहे होंगे और कुछ मुझे कोस रहे होंगे। आओ इस तरफ चलते हैं। हम दोनों एक तरफ चले गए। मैंने गलत नहीं कहा था। आसपास से गुजरते हुए मर्द वाकई ललचाई हुई नजरों से पूजा को देख रहे थे। जीन्स और टी शर्ट में पूजा वाकई लोगों के दिलों पर क़यामत ढा रही थी। उनके गोल मटोल चौतड़ जीन्स में से बाहर आने को मचल रहे थे। कदम आगे बढ़ाने से पूजा के कूल्हों की थरथराहट लोगों पर बिजलियां गिरा रही थीं। गुरु, गुरु महाराज! मैं ये आवाज सुनकर चौंक गया। मुड़कर देखा तो मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल आया। वो शक्ति राम था, वही गुंडा जिससे गुज़िश्ता रात मेरी मुठभेड़ हुई थी। मेरे हुलिये की वजह से इसने मुझे पहचान लिया था। इसके साथ इसके हुलिये के 2-3 और भी थे। गुरु महाराज! वो झक कर मेरे पांव छूते हुए बोला। आज तो तुम्हें हमारे साथ बैठकर चाय पीनी होगी गुरु। नहीं भई शक्ति, मैंने कहा। उस वक्त मैं जल्दी में हूं, फिर कभी। मैं सिर्फ चाय ही नहीं पीऊंगा, खाना भी तुम्हारे साथ खाऊंगा। लोंडिया तो बड़ी जोरदार मारी है गुरु। ये कौन है? उसने मेरी तरफ झुकते हुए कान में सरगोशी की। मैं जवाब देने के बजाय मुस्करा कर रह गया था और फिर दफतना मेरे ज़हन में एक ख्याल आया। मैं इसे बाजू से पकड़कर एक तरफ ले गया। तुम्हारे साथ कितने लड़के हैं? इनमें कोई भरोसे का है या नहीं? मैंने इसके चेहरे को देखते हुए कहा। कोई शक नहीं गुरु, हुक्म करो, जान लड़ा देंगे। इनमें कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है। काम जरा मुश्किल है, किसी का नुकसान भी हो सकता है कि मैंने इसे मजीद आजमाने की कोशिश की। मैंने कहा ना कि जान लड़ा देंगे, इसने जवाब दिया। मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, निरंजन को जानते हो? वो साला हरामी। शक्ति ने गंदी गाली दी। उसने राजू की टांग तोड़ दी थी। वो अब भी खैराती अस्पताल में पड़ा है। अपने लोग तो इस निरंजन की तलाश में है। वो गायब हो गया है। मैं बता सकता हूं कि वो कहाँ है, मैंने कहा। तुमको मालूम है? शक्ति की आंखों में चमक उभर आई। जल्दी बोलो गुरु, अभी जाकर इसका क्रियाकर्म कर देंगे। अपना भी निरंजन की तरफ से कुछ हिसाब लगता है। अगर तुम लोग साथ दो तो मेरा हिसाब भी बराबर हो सकता है, मैंने कहा। तुम ऑर्डर करो, हम अभी 10-15 लड़कों को जमा करके इसका हिसाब कर दूंगा, शक्ति ने मुट्ठियां भींचते हुए कहा। ज्यादा नहीं, 4-5 लड़के काफी होंगे। वो तुम्हारे साथ हैं? 2-3 और ले लो, मगर एक बात का ख्याल रखना, निरंजन के साथ भी 2-3 आदमी हैं, जरा खतरनाक किस्म के। तुम लोगों को बहुत होशियार रहना होगा। तुम फिक्र मत करो गुरु, हमें उसका पता बताओ और तुम घर जाकर आराम से बैठ जाओ। हम आज रात निरंजन का बाजा बजा देंगे। कल सुबह तुम सुन लोगे। आज रात नहीं। रात तो बहुत लंबी होती है, मैंने कहा। तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। वो अपना ठिकाना बदल देगा। तो फिर जल्दी बताओ, देर मत करो, शक्ति बोला। मैं चंद लम्हे इसकी तरफ देखता रहा, फिर उसे नाकी झील के किनारे पहाड़ियों में इस कॉटेज का पता समझाने लगा। वो कॉटेज? शक्ति की आंखों में चमक उभर आई। इसके नीचे एक तहखाना भी है। बिल्कुल वही। क्या तुम वहां जा चुके हो? मैंने पूछा। 2 महीने पहले वो लोग राजू को पकड़कर वहीं ले गए थे, शक्ति राम ने जवाब दिया। उन्हें शुबा था कि राजू का इस आतंकवादी से ताल्लुक है जिसे पुलिस और मनीलाल के आदमी आज भी खोजते फिर रहे हैं। निरंजन यहाँ का बहुत बड़ा दादा बना हुआ है,
वो सरों की चमचागिरी करता है साला। हमें जब पता चला कि वो लोग राजू को वहां ले गए हैं तो हमने फौरन ही हल्ला बोल दिया। निरंजन के आदमी राजू को छोड़कर भाग गए। इन सालों ने बहुत तशद्दुद किया था राजू पर, इसकी एक टांग तोड़ दी थी, मगर उसके बाद वो कॉटेज खाली पड़ा था। तो अब निरंजन इस कॉटेज में है, मैंने कहा। इसे घेरने का इससे अच्छा मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। बस, तो हम चलते हैं। कल तुम सुन लोगे कि निरंजन का बाजा कैसे बजा था, शक्ति ने कहा, और एक बार झककर मेरे पांव छूते हुए बोला, मुझे आशीर्वाद दो दाता। मैंने हाथ इसके सर के ऊपर उठा दिया और जेरे लब बुड़बुड़ाया, चढ़ जा बेटा सूली पर, राम भली करेगा। शक्ति राम उन दोनों लड़कों को लेकर फौरन ही वहां से रवाना हो गया। मैं दिल ही दिल में मुस्करा रहा था। मुझे यकीन था कि शक्ति 1 घंटे के अंदर अंदर इस कॉटेज पर चढ़ दौड़ेगा और उसका अंजाम किया होगा, इसकी मुझे परवाह नहीं थी। लेकिन एक बात तय थी कि कॉटेज पर शक्ति और उसके आदमियों के हमले से मनीलाल जरूर बदहवास हो जाएगा। वो यकीनन ये समझेगा कि हमला मैंने कराया है। इससे वो कम अज कम ये अंदाजा जरूर लगाएगा कि मैंने भी अपने अर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग जमा कर लिए हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर उसके मुकाबले आ सकते हैं। मैं और पूजा एक और रेस्तोरां में आकर बैठ गए। हमने डटकर खाना खाया, बाजार से कुछ चीजें खरीदें और अपने ठिकाने की तरफ रवाना हो गए। आज करिश्मा से मुलाकात के बाद मुझे खदशा था कि मेरा ताक़ुब करने की कोशिश जरूर की जाएगी। करिश्मा ने वादा किया था कि 2 दिन तक मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और मुझे सही सलामत निकलने का मौका फराहम किया जाएगा, लेकिन मुझे करिश्मा पर एतमाद नहीं था। अलबत्ता फौरी तौर पर मैंने अपने अर्द गिर्द किसी मुश्तबा शख्स को नहीं देखा था, मगर 1.5-2 घंटों बाद जो कुछ होने वाला था, इसके बाद मेरी तलाश में शहर का चप्पा चप्पा छान मारा जाएगा और पता नहीं कितने लोगों की शामत आएगी। अपने कॉटेज तक वापस आने में हमने खासी एहतियात से काम लिया था। मुख्तलिफ इलाकों के चक्कर काटने पड़े थे और जब यकीन हो गया कि हमारी निगरानी नहीं हो रही, तभी हमने असल रास्ते का रुख किया था। कॉटेज पहुंचने के बाद मैंने पूजा को शक्ति राम के बारे में बताया तो वो मुस्करा कर रह गई। तुम वाकई बहुत चालाक हो, वो मेरी तरफ देखते हुए बोली। जब मनीलाल के कॉटेज पर हमला होगा तो वो यकीनन बदहवास हो जाएगा। वैसे ये शक्ति राम कौन है और तुम उसे कैसे जानते हो? अब फिल्मी डायलॉग मत बोलना, मैंने उसे घूरा। मेरी इस बात पर पूजा ने बड़ा जोरदार कहकहा लगाया था। वैसे एक बात बता दूं, वो संजीदगी इख्तियार करते हुए बोली। मेरा ख्याल है शक्ति राम और उसके साथी इस शहर के रहने वाले नहीं हैं। अगर वो यहाँ के होते तो तुम्हारे कहने पर सोचे समझे बगैर इस तरह निरंजन के पीछे ना दौड़ पड़ते। क्या मतलब? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। मैं समझा नहीं। इससे मेरी मुलाकात कल हुई थी, मैं इसे शक्ति से मुलाकात की तफसील बताने लगा। आखिर में मैं कह रहा था, कल पहली मुलाकात में मैंने शक्ति और उसके साथियों को बता दिया था कि मैं डरने वालों में से नहीं हूं। एक झटका खाकर वो इस वक्त भाग गया था, लेकिन बाद में 2-4 गुंडों को जमा कर लाया था। उस वक्त अगर मैं अक्कड़ जाता तो आज शक्ति इस तरह झककर मेरे पांव न छूता। मुझे यहां दुश्मनों की नहीं, दोस्तों की जरूरत है। अगर आज के मिशन में ये जिंदा बच गया तो मेरा बेदाम गुलाम हो जाएगा। पूजा मुस्कुराई। तुम वाकई लाजवाब चीज हो। हमारे ताल्लुकात को ज्यादा रोज नहीं हुए, लेकिन लगता है कई जन्मों का साथ है। यहां का रहने वाला हर शख्स अच्छी तरह जानता है कि निरंजन इंसान नहीं, दरिंदा है। इससे टकराने की कोशिश करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। उसने निरंजन का नाम जरूर सुना होगा, मगर उसकी दरिंदगी के बारे में सुनी हुई कहानियों पर यकीन नहीं किया होगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, और फिर इसे ये भी मालूम नहीं होगा कि वो दरअसल निरंजन पर नहीं, मनीलाल पर हमला करने जा रहा है। मनीलाल के बारे में मैंने इसे जानबूझकर नहीं बताया था। हो सकता है कि मनीलाल के नाम से इसके दिल में कोई खौफ ज्यादा होता और वो मेरी बात मानने से साफ इनकार कर देता। वैसे इस किस्म के लोग होते बहुत सरफिरे हैं, अंजाम की परवाह किए बगैर आग में कूद पड़ते हैं, हालांकि वो जानते हैं कि ये आग उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है।
मेरी तरह। पूजा एक बार फिर मुस्करा दी। मैं भी जानती थी कि आग में कूद रही हूं और ये आग मुझे नुकसान पहुंच सकती है। क्या बात है, आज तुम बार बार अपनी मिसालें दे रही हो। मैंने इसके चेहरे पर नजरें जमा दें। आज तुमसे बहुत सी बातें करने को दिल चाहता है। आज तुम अकेले हैं। रजनी को आने से मैंने मना किया है, कहते हुए इसने आगे बढ़कर दोनों बाहें मेरे गिले में डाल दें। यानी आज तुम वाकई डायलॉग बोलने के मोड में हो, मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तो फिर आओ, आज मुझे भी कुछ डायलॉग याद आ रहे हैं। कई रोज से पूजा का दिलकश हसन मुझे पागल कर चुका था। चमकता चेहरा और भरा भरा जिस्म अभी पूरे जोबन पर था। वेलकम टू पूजा कॉटेज। यहां हर तरफ सुकून है सिवाय। उन्होंने बड़ी अदा से मुझे मुखातिब किया। सिवाय मैं सेहरज़दा अंदाज में बोला और उसका हाथ पकड़ लिया। सिवाय मेरे जिस्म के, मेरे अंदर भड़कते तूफान है। तुम्हारी तलब का शोर है इमरान। वो बोलते बोलते जल्दी में तैयार हो चुकी थी। पूजा के अल्फाज गर्म जज्बात से दहक रहे थे। पूजा का ये अंदाज और ये आग बहुत मुनफरिद थी। ऐसी तपिश तो उनके अंदर जब भी नहीं थी जब हम कांवरी के तहखाने में थे। तूफान, मैंने दोहराया। इस तूफान को भरी बरसात की जरूरत है। पूजा हमें इसे साथ लिए चलता चलता बेड के करीब जाकर रुक गया। मेरी नजरें पूजा के दिलकश जिस्म पर पड़ीं, जो आज बाहर के लोग खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। उनके गुलाबी रुखसारों से शानों तक। अचानक मैं चौंका। मेरी नजरें पूजा के दाहिने कंधे पर अटक गईं। उनके दाहिने कंधे पर सुर्ख निशान था। क्या देख रहे हो? पूजा की सरगोशी से मैं चौंका। वो नशीली आंखों से मुझे देखते हुए पूछ रही थी। आग की शिद्दत देख रहा हूं पूजा, मैंने गंभीर आवाज में सरगोशी की। छू कर देखो ना। पूजा हल्का सा आगे हुई। उनके वजूद से फूटती खुशबू हैजान खेज थी। मैंने हाथ बढ़ाया। मेरी उंगलियों ने पूजा के दहकते रुखसारों को सहलाया। पूजा के चिकने रुखसारों पर मेरी उंगलियां फैल गईं। उफ इमरान, पूजा अब सब औरतों से एक अलग ही नशा हो और मैं उस वक्त आपके नशे में मस्त हूं। पूजा का नशा सब औरतों के नशों पर भारी है। मेरी संगती सरगोशी सुनकर पूजा का चेहरा चमक उठा। क्या अब भी है मेरा नशा? पूजा के सवाल से मैं फिर चौंका। इस सवाल के पीछे मुबहम बेयकीनी थी। हाँ, बहुत ज्यादा। पहले से भी ज्यादा। मैं जोश में बोलता गया। अच्छा, मैं कभी नहीं रही रजनी से मिलकर। उन्होंने अजीब से अंदाज में सरगोशी की। आपको क्या पता? इस एक मामले में आप गलत कभी हैं। आपके अंदर कितना नशा है और पहले से कितना बढ़ चुका है, इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा। सिर्फ मैं। मेरी बाकुत्ती सरगोशी पूजा को तड़पा गई। माने, कहते हुए वो तड़प कर मेरे साथ लग गई। बहुत तड़पी हूं मैं जब कांवरी अब की आगोश में होती थी, और अब तो रजनी के साथ मुझे शेयर करके मेरी तड़प और बढ़ गई है इमरान। सच्ची? आई लो यू। माने, पूजा मेरे साथ लगी बोलती जा रही थी। मुझे भी अब आपकी चाहत सी होने लगी है पूजा। मैं झूठ नहीं बोलता। बहुत सी मस्तियां की हैं, लेकिन अब पूजा मुझे हमेशा आपकी याद आती है। मैंने पूजा को पूरी शिद्दत से बाहों में समेटता जवाबी इजहार करता गया। हाँ, मैं जानती हूं माने, पूजा ने भीगे लहजे में कहा। पूजा जी। मैंने तड़प कर उनका चेहरा पकड़ा और ऊपर उठाया। इनकी आंखों में नमी थी। अरे रोए मत। क्या हुआ? मैं उनके आंसुओं से तड़प उठा था। हाँ, बस तुम्हारा सहारा है इमरान, सिर्फ तुम्हारा। पता नहीं अब के बाद मेरा क्या हश्र होगा, पूजा ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। ये प्रस्तिश आमेज प्यार था। पूजा मस्ती से आह भरती बेड से उठी और वॉशरूम में घुस गई। मैं मस्ती से बेड पर लेटा आहिस्ता आहिस्ता नीम गुनूदगी में जा रहा था। इस नशीली मदहोशी में पूजा वॉशरूम से निकली और धड़ाम से बेड पर गिरकर लेट गई। हमारी कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह में देर से जागा था तो पूजा भी पलंग पर पड़ी थी।
हम दोनों फ्रेश होने के बाद नाश्ता वगैरह से फारिग होकर पहले लान में आ गए और अपने काम में मसरूफ हो गए। जिस जगह हमने इस शख्स को दफन किया था वो जगह बाकी जगहों से बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही थी। कल रात शहर में इस शख्स की गुमशुदगी के बारे में कुछ नहीं सुना था। वैसे इस कॉटेज में किसी के आने का कोई खतरा नहीं था, मगर पूजा का ख्याल था कि इस जगह को अलग थलग नजर नहीं आना चाहिए। हम दोनों के रिपाहे लेकर अपने काम में मसरूफ हो गए और लान के किनारों से फालतू घास उखाड़कर इस जगह लगाने लगे। शाम को मैं फिर एक नए गेट अपने कॉटेज से निकल खड़ा हुआ। मैंने गर्दन पर सिया निशान का इलाज भी कर लिया था। पूजा ने करीम लगाई थी और वो निशान छप गया था। आज मैंने पूजा को खबरदार कर दिया था कि परसों की तरह वो मेरे पीछे आने की कोशिश न करे, और ये भी बता दिया था कि आज रात शायद मैं वापस नहीं आऊंगा। इस पर वो कुछ चौंक सी गई थी। क्यों, क्या इरादा है? उसने मुझे घूरते हुए पूछा। मेरा ख्याल है कि अब हाथ पीर चलाने का वक्त आ गया है, मैंने कहा। सबसे पहले तो मैं शहर की सूरत हाल का जायजा लूंगा। अगर हालात मेरे हक में हुए तो शक्ति राम से मिलकर कोई प्रोग्राम बनाऊंगा। वो हमारे बड़े काम आ सकता है। ठीक है, अपना ख्याल रखना, पूजा ने कहा। मैं कॉटेज से निकलकर सबसे पहले रेड लाइट एरिया में पहुंचा था। अगर शक्ति और उसके साथियों में से कोई गुज़िश्ता रात के मिशन में मारा गया था तो मुझे यकीन था कि यहां उनसे मुलाकात हो जाएगी। मुझे ये भी इत्मीनान था कि शक्ति या उसके दोस्तों में से कोई आज मुझे गुरु की हैसियत से नहीं पहचान सकेगा। शाम का अंधेरा हो गया था। रेड लाइट एरिया का कारोबार शुरू हो चुका था। रौनक बढ़ती जा रही थी। मैं इधर उधर घूमता रहा, मगर शक्ति या उसके दोस्तों में से कोई नजर नहीं आया। मेरे दिल में खदशात सर उठाने लगे। पिछली रात कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सब के सब खत्म हो गए हों? तकरीबन आधे घंटे बाद मुझे एक आदमी नजर आया। छोटे कद का गंजे सर वाला ये आदमी कल रात भी शक्ति के साथ था। वो एक थड़े पर बैठा एक लड़के से छेपिया करवा रहा था। मैं उसके करीब जा खड़ा हो गया। वो गुंडा छेपिया करा चुका तो 2 रुपए का नोट लड़के की तरफ बढ़ाते हुए बोला, दे जा, 1 रुपए का बेड़ी लेकर आ, 1 रुपया तुम रख लो। बात करते हुए इसकी नजर मेरी तरफ उठ गई। अबे, तुम यहां गाय को खड़े लाहो। तुमने मुझे पहचाना नहीं है क्या? मैंने कहा। अबे, तुम तो अपना नाम भी जानता है। वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। मेरा पुराना जानकार है क्या? बोली, कौन है तो? अपने तेरे को क्यों पहचानने लगा है? शक्ति, वो उछल पड़ा। तो कौन है? जल्दी बता। उसने बड़ी फुर्ती से जेब से आला निकाल लिया। हम जिस जगह खड़े थे वहां कदरे तारीकी थी। सड़क पर लोग आ जा रहे थे, लेकिन हमारी तरफ कोई मुतवज्जे नहीं था। अबे, बोलता क्यों नहीं? इसके मुंह से एक बार फिर हल्की सी गुर्राहट निकली। जल्दी बता, कौन है, वरना अंतड़ियां निकाल कर फेंक दूंगा। आला जेब में रख लो, मैंने परसुकून लहजे में कहा। शक्ति अगर आसपास ही मौजूद है तो उसे बता कि गुरु मिलने आया है। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहकहा लगाया। तो गुरु? अबे, आईने में शक्ल देखी है अपनी? तुम्हें तो गुरु का एक हाथ पड़ जाए तो 100 गोलटियां खाता हुआ सड़क के उधर जा गिरेगा। मैं ही गुरु हूं भानो, मैंने कहा। कल रात हमारी बाजार में मुलाकात हुई थी और मैंने इसे निरंजन के बारे में बता दिया था। तुम गुरु हो, मगर तुम्हारी शक्ल को क्या हुआ? उसने कहा, फिर झक कर मेरे पांव छूते हुए बोला, पांव लगाऊं गुरु? तुम वाकई गुरु हो। शक्ति कहाँ है? मैंने फिर पूछा। जख्मी है, मेरे साथ आओ ना, भानो ने कहा। वो चलना चाहता था मगर लड़के को आते देखकर रुक गया। उसने लड़के से बेड़ियां ले, एक बेड़ी होंठों में दबाई और दूसरी जेब में रखते हुए कहा, जा, अब भाग। लड़का उसके हाथ से गायब हो चुका था। उसने माचिस जलाकर बेड़ी सुलगाई और मुझे इशारा करता हुआ एक तरफ चल पड़ा। हम रेड लाइट एरिया के पीछे वाली तरफ काफी दूर जाकर एक बहुत पुरानी इमारत की तारीक गली में दाखिल हो गए। भानो मुझे जिस तरह अंधेरी गलियों में ले जा रहा था, इससे इसकी नीयत पर शुबा हो सकता था,
लेकिन मुझे इस पर एतमाद था और कोई शुबा नहीं था। पहले विश्वास, कावरी और उन जैसे लोगों के मुकाबले में मेरे लिए ये लौंडे ज्यादा काबिले एतमाद थे। ये गुंडे और बदमाश अपनी बात का भरम रखते थे, किसी पर धोखे से वार नहीं करते, किसी से दोस्ती करते हैं तो उसके लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते। भानो एक इहाते में दाखिल हो गया। बहुत ऊंची दीवार और बहुत ऊंचा लोहे का गेट था, जिसका एक हिस्सा गायब था। ये गालिबन कोई कदीम इमारत थी। अंदर बहुत वसी व अरीज कंपाउंड था, जिसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। यहां बिजली नहीं थी, बेशतर कमरों के दरवाजे खिले हुए थे और हर दरवाजे से लालटेन या किरासन लैंप की जर्द सी रोशनी झलक रही थी। चारों तरफ कमरों के सामने कुशादा और तवील बरामदे थे। छत पर भी कहीं कहीं लकड़ी के तख्तों से झोंपड़ियां बनी हुई थीं, उनकी दर्जों से भी जर्द रोशनी झलकती हुई नजर आ रही थी। भानो एक कमरे के सामने रुक गया। दरवाजा खड़ा हुआ था, उसने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया और अंदर दाखिल हो गया। कमरे में अलबेल का धुआं भरा हुआ था। इस कमरे में 3 चारपाइयां भी रखी हुई थीं, एक सामने की दीवार के साथ, एक बाईं तरफ और एक दाएं तरफ वाली दीवार के साथ। उनके बीच में एक छोटी सी टूटी फूटी सी मेज पड़ी थी, जिस पर अलबेल रखी हुई थी। तीनों चारपाइयों के ऊपर दीवारों पर खूंटियों पर कपड़े टंगे हुए थे। दरवाजे के साथ वाली दीवार के करीब 2 कुर्सियां भी रखी हुई थीं। बाईं तरफ वाली चारपाई पर शक्तिराम बना हुआ था, इसकी एक पिंडली पर पट्टी बंधी हुई थी। भानों के साथ एक अजनबी को देखकर उसकी आंखों में उलझन की लहर आई और वो उठने की कोशिश करने लगा। लेटे रहूं, बैठने में तुम्हें तकलीफ होगी, मैंने कहा। ये आवाज शक्ति बड़बड़ाया। फिर उसकी आंखों में चमक उभर आई। गुरु, मैं जो आवाज एक मर्तबा सुन लूं, इसे कभी नहीं भूल सकता। पांव लगाऊं गुरु। वो चारपाई पर दीवार से टेक लगाकर बैठ ही गया। भानों की तरफ देखते हुए बोला, अबे वो कुर्सी उधर ला, गुरु को बैठने दे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी रहाइश इस अस्तबल में होगी, मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। शक्ति, 50 साल पहले तक ये किसी दर्जे का अस्तबल ही था, शक्तिराम ने कहा। पहले यहां घोड़े और खच्चर बन देती थे, फिर उसे हम जैसे गरीब इंसानों का अड्डा बना दिया गया। हम हर साल महीना आकर शहर आते हैं, 150 रुपए महीने में खोली मिल जाती है। ओ, मुझे पूजा की बात याद आ गई। इसका अंदाजा किस कदर दुरुस्त था कि शक्ति इस शहर का रहने वाला नहीं हो सकता।